तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट दैट इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें कि जो लिक्विड है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेफिनेशन में गलती नहीं है, बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। अगर इस डेफिनेशन को हम डेफिनेशन 100% मान लें और हम आपसे क्वेश्चन करें कि क्या कारण है कि पहाड़ों पे खाना कच्चा पकता है, या क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, हम अगर सपोज कीजिए कि टनल के अंदर जाके खाना पकाएं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर इस डेफिनेशन से नहीं कर सकते हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure acting upward becomes equal to the atmospheric pressure acting downward, that point is defined as boiling point। कि जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक हम किसी वाटर को बॉयल करते हैं, ये कंटेनर है, भगोना है जिसको हम कहते हैं, हमने गैस ऑन किया और इसमें हमने पानी रख दिया खोलने के लिए। अब जब इसको एनर्जी देंगे तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इससे कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में एक कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से ये इनको रोक के रखता है कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जब कभी दूध खौला रहे हो पानी कि ऐसे थोड़ा गैसियस स्टेट में आकर के ऐसे इन लोगों को भाप के तौर पे ऊपर जाते हुए देखा होगा, ऊपर उठते हैं। तो सारे के सारे वेपर्स कहाँ जाना चाहते हैं? ऊपर। एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है जो कि डाउनवर्ड होता है। नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो अब जैसे जैसे एनर्जी हमारी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा वेपर्स ऊपर उठते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि जितने वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, वेपर प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग डाउनवर्ड। यही जब बराबर हो जाता है देन दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट। फॉर प्लेन्स इट हैपन्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर। मतलब अगर हम लोग ज़मीन पे हैं, जैसे लखनऊ में अगर हम हैं, तो पहाड़ों पे नहीं है, मतलब मैदानी इलाके में है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं कि उनका जो वेपर प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग डाउनवर्ड के बराबर हो जाता है और हम कहते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। पूरी डेफिनेशन आप यूँ सुन सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड becomes equal to the atmospheric pressure acting downward, that point is defined as boiling point. It is the characteristic property of this point that at this particular temperature liquid changes to its vapor state without any further rise in temperature, and for planes it happens at 100 degree Celsius। अब इसके ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है कि पहाड़ों पे खाना कच्चा पकता है, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। कैसे? हम लखनऊ में थे, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो रही थी। अब हम पहाड़ों पे चले गए, हम शिमला में हैं, 7000 फीट की हाइट हमने नीचे छोड़ दी है, तो इतना एटमॉस्फेयर हमने नीचे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सॉरी, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा, हमें कम वेपर रिक्वायर्ड है क्योंकि 7000 फीट की हाइट पे हमें 7000 फीट का एटमॉस्फेयर हमने नीचे छोड़ दिया है। तो हो सकता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो वो 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg का हो और हमें 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर ही वेपर्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बराबर हो रहा था, ये हो सकता है यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस पे ही बराबर हो जाए और 95 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। मतलब 95 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड स्टेट से सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? वेपर स्टेट में। अब जो दाल 98 या 99 डिग्री सेल्सियस पे पकती है वो 98 पहुँचेगा ही नहीं, तो पकेगी कैसे? तो खाना कच्चा पकता है। ये इसके पीछे रीज़न है। क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है? आप सबने इस्तेमाल किया होगा। आप आलू उबाल रहे हैं, हालांकि आपने उबाले नहीं होंगे लेकिन कुछ बच्चों ने उबाले भी होंगे। तो अगर इतने बड़े आलू हैं, आपने भगोने में डाल दिए, तो हो सकता है उसको 15-18 मिनट तक आपको बॉयल करना पड़े। लेकिन अगर इतने बड़े आलू आपने प्रेशर कुकर में डाला तो क्या होगा देखिए।
मुश्किल से 5-7 मिनट में पहली सीटी और उसके 2 मिनट के बाद दूसरी सीटी, अगर उतार लिया तो ठीक है, वरना अगर तीसरी सीटी हो गई तो आपको फिर आलू के साथ कुछ करना नहीं, सीधे स्टोर डालो, सूप पियो, क्योंकि आलू फट जाते हैं। रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, जो वेपर यहाँ से आए वही उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो नए वेपर्स निकल रहे हैं तो ये वाले वेपर भी उसको ढकेलते हैं नीचे, कहाँ चले आ रहे हो। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का था वो तो था ही था, ये प्रेशर एक्स्ट्रा लग गया जो नए वेपर निकल रहे हैं। तो जो नए वेपर्स निकल रहे हैं उनको 76 तो था ही था, प्लस एक्स और मिल गया। तो अब 76 प्लस एक्स का प्रेशर फील करेगा ये वाला, तो उसको 76 प्लस एक्स के बराबर होना पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 112 से लेकर के 120 तक वेरी करता है, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का, जैसा भी है। इसीलिए यहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है। छोले वाले चने या कोई भी ऐसी चीज़ जो जल्दी नहीं पकती है, आप देखिए भगोने में नहीं पकाई जाती है, वो प्रेशर कुकर में पकाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हम ज़मीन के अंदर टनल में जा के खाना बनाएं तो क्या होगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का प्रेशर है, हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे टनल में चले गए तो 76 तो था ही था, इतना और प्लस हो गया, तो यहाँ पे जो है 76 प्लस एक्स वाई कुछ भी होगा, तो ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसा कि आपने टनल में देखा, जैसा कि आपने प्रेशर कुकर में देखा, और प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, जैसा कि आपने शिमला में देखा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा कि इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये दो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे गए। बाकी और भी जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। द टेम्परेचर एट विच, रादर द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच solid changes to its liquid state without any further rise in temperature, that is defined as melting point. For ice it is 0 degree Celsius. मतलब क्या है कि अगर ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, ये मेल्ट होना शुरू होगा, पानी बनना शुरू होगा और ये घटता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका आखिरी कतरा भी पिघल करके पानी बन जाएगा, लेकिन ये पानी बनेगा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर था जिस पे कि ये सॉलिड से किस पे आ गया, लिक्विड पे आ गया। और देखिए कोई टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, इसलिए कहते हैं कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच solid changes to its liquid state without any further rise in temperature, that is defined as melting point. अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि what is the effect of pressure on melting point, what is the effect of impurities on melting point. तो जो effect of pressure on melting point है वो समझिएगा कि डायरेक्टली कुछ नहीं है कि इंक्रीज होने पे इंक्रीज होता है या इंक्रीज होने पे डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। नंबर वन, द सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, द सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग लाइक वाटर। क्या होता है, पानी को अगर आप ठंडा कर दें, फ्रीज कर दें, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने पढ़ा होगा एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है यही कि वो आपने थर्मस फ्लास्क के अंदर पूरा पानी भर दिया या कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला के रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में रख दिया, अगर वो देर तक रखा रहेगा फ्रीजर में और वो फ्रॉस्ट के फॉर्म में आ गया, बर्फ के फॉर्म में आ गया, तो बोतल को तोड़ देता है। प्लास्टिक वाली बोतल डिसेप हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। तो सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग लाइक वाटर एंड द सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग लाइक पैराफिन एटसेट्रा, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, इसलिए दोनों पे इम्पैक्ट भी अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा, द सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। द सब्सटेंस which expand on freezing like water,
their melting point decreases with the increase in pressure. And quite contrary, the substance which contract on freezing, their melting point increases with the increase in pressure. बहुत commonly पूछा गया question है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि substance which expand on freezing like water, the substance which expand on freezing, their melting point decreases with the increase in pressure, and the substance which contract on freezing, their melting point increases with the increase in pressure. इसको आप याद रखिएगा। और फिर आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो इम्प्योरिटीज के ऐड होने से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। आपने कई बार आता है कि गिव एग्जांपल, तो एग्जांपल की जब बात करेगा तो आप लिखेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब क्या है? जो आपने देखा होगा स्वीट शॉप में हलवाई जो घड़े में कुल्फी जमाते हैं, वो स्टील के बॉक्स में कुल्फी का सारा मटेरियल डाल देंगे, वो लिक्विड स्टेट में होगा, उसके बाद वो घड़े में डाल देते हैं। या जो क्वालिटी वॉल आइसक्रीम आपने देखा होगा जो जगह जगह लेके खड़े रहते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का उनका चैम्बर होता है, अगर कभी आपने देखा हो तो ऐसा। और ये पूरा क्या होता है, इसमें सब में बर्फ भरी रहती है, लेकिन खाली बर्फ नहीं, आइस के साथ साथ सॉल्ट यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्ट के यूज करने से क्या होता है, इम्प्योरिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम, अगर आप घर में कभी फ्रीज़र में आइसक्रीम जमाते हैं तो को 10-12 घंटे में भी ठीक से नहीं जमती है, लेकिन जो हलवाई हैं वो दोपहर को 12 बजे वो पैक करेंगे घड़े में कुल्फ़ी वाला, और शाम को 5:30-6 बजे आप कुल्फ़ी खाएंगे तो बिल्कुल सॉलिड मिलेगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने से मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाता है, तो जब उसके अंदर का टेम्परेचर हो सकता है -6, -7 या -8 डिग्री सेल्सियस हो, बहुत तेज़ी से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा, इतना ठंडा रहेगा तो जल्दी से कुल्फ़ी को जमा देगा। वही यहाँ भी होता है, आपने देखा होगा इस चैम्बर में से वो लोग आइसक्रीम निकाल के देते हैं, आइसक्रीम की ब्रिक निकाल के देते हैं, तो बिल्कुल सॉलिड होती है। वही ब्रिक हम अगर अपने घर के फ्रीज़र में जाके रख दें और जब उसका कागज़ हम हटाते हैं ब्रिक का, तो आप देखिए ऊपर की लेयर हल्की हल्की पिघली पिघली सी होती है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के ऐड होने से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, इसलिए हमेशा आइस के साथ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके पहले 2 सिंपल से कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ने हैं, इसी से रिलेटेड है कि बॉइलिंग और एवापोरेशन क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन? देखिए होता क्या है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, while evaporation that takes place at each and every temperature. बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, लेकिन जो एवापोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे होगा। हमने ये टी शर्ट अपनी धुली और फैला दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 92 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तभी सूखेगी, नहीं, ये सूखेगी ही सूखेगी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि अगर हम अप्रैल मई की बात करें, स्कॉचिंग हीट 47-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 मिनट में सूख जाएगी, 10 मिनट में सूख जाएगी, आधे घंटे में आदमी सूख जा रहा था उस समय, 10 मिनट में सूख जाएगी। धूप कम है मतलब टेम्परेचर कम है, तो हो सकता है उसको सूखने में 1.5-2 घंटे लग जाएं। बरसात हो गई और बहुत बदली बदली सा माहौल है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है, बहुत लंबा समय लग सकता है। हम लोग कई बार तो सूखता ही नहीं तो पंखे के नीचे कपड़े सुखाते हैं कि अगर सैटरडे को व्हाइट वाला यूनिफॉर्म पहन के जाना है तो फ्राइडे की रात में पंखे के नीचे कपड़े ही रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि थोड़ा कम ज़्यादा समय ले सकता है, लेकिन एवापोरेशन होगा ही होगा। सो बॉइलिंग takes place at a fixed temperature, while evaporation that takes place at each and every temperature. टेम्परेचर ज़्यादा होगा समय कम, टेम्परेचर कम होगा समय ज़्यादा। बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस है, ये तेज प्रक्रिया है, बहुत तेजी से जल्दी से बॉइलिंग हो जाएगी। बट एवापोरेशन इट्स अ स्लो प्रोसेस, एवापोरेशन इतनी जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे होगा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, वो पूरे लिक्विड में होगा। अगर भगोना है तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा है तो पूरे में, पूरे लिक्विड में होगा। वेल एवापोरेशन दैट इज अ सरफेस फिनोमेना, वो सरफेस से होगा। ये नहीं कि आपने मतलब कपड़ा धुला, 5 कपड़े एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिए, पांचों सूख गए, नहीं, खाली ये ऊपर वाला सूखेगा, सरफेस सूखेगा। इसीलिए जब चादर धुली जाती है तो चादर को कभी तह करके नहीं सुखाते हैं, चादर को, पूरी चादर को फैला के सुखाया जाता है जिससे कि वो सब सूख जाए। आप पानी लीजिए, 2 लीटर पानी लीजिए,
एक को ऐसे कंटेनर में रखिए और छत पे रख दीजिए, ये पानी भरा हुआ है। एक ऐसा कंटेनर लीजिए, आप देखिए हो सकता है 2 दिन में ये एवापोरेट कर जाए, हो सकता है ये 5 दिन में एवापोरेट करे। क्यों? क्योंकि सरफेस इसका कम है तो धीरे धीरे एवापोरेट करेगा। तो इट्स अ सरफेस फिनोमिना। तो हम लोग अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा भी पहले बताया मैंने आपको, टेम्परेचर सबसे पहला जो है इसके फैक्टर, जो इसके पीछे मतलब कह सकते हैं कि इसका जो कारक है, द रीजन बिहाइंड इट which affects the most, that is temperature. And evaporation is directly proportional to temperature. More the temperature, more will be the rate of evaporation. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेल्सियस होता है, 10 मिनट में टी शर्ट सूख जाती है। छत में नंगे पाँव जा नहीं सकते, इतना गर्म होता है। लेकिन वही टेम्परेचर अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पहला टेम्परेचर। दूसरा सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। जैसे मैंने बताया कि आपने चादर धुली और चादर को तय करके रख दिया सूखने के लिए, तो सिर्फ ऊपर की लेयर सूखेगी, थोड़ी देर बाद समय लगेगा, हो सकता है सेकेंड लेयर भी सूख जाए, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो सूखेगी नहीं सूखेगी उसी, और इसमें घंटों लग सकते हैं। उसी चादर को आपने क्या किया, पूरा फैला के ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, हर जगह से, चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बहुत जल्दी और हर जगह से सूख जाएगा। तो दूसरा होता है सरफेस एरिया। तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस एरिया। हवा जितनी तेज चल रही होगी, कपड़े उतनी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है अगर हवा तेज होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि वेपर्स ऊपर आए, हवा चली, उसने हटा दी, दूसरे वेपर्स को मौका मिल जाएगा। आप इसीलिए जब बहुत ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो आप कपड़ों को कहाँ करते हैं, पंखे के नीचे रखते हैं। क्यों? जिससे कि बहुत तेज़ी से सूख जाए। आप कभी सफ़र में हैं, किसी पहाड़ी रास्ते पे गए हुए हैं, वहाँ झरना वरना वाटरफॉल वगैरह मिला, आपने नहाया, और नहाने के बाद आपने जो टॉवेल है या जो गमछा है उसको ऐसे बाहर निकाल के अगर पकड़ लीजिए तो क्या होता है, हवा चलती है आपकी गाड़ी से, बहुत तेज़ी से वो लहराते हुए जाता है जो भी वेट क्लॉथ है, और देखिए बहुत जल्दी सूख जाता है। क्योंकि हवा तेज होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन तेज होगा तो सूख जाएगा। एंड लास्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन। जब बरसात हो जाती है उसके बाद कपड़े नहीं सूखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है, रेट ऑफ एवापोरेशन को रोकता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। इसी में हम लोग अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा कि हीट इज़ जनरली वेरी ऑप्रेसिव आफ्टर द रेनफॉल। बोलचाल की भाषा में यूँ कहते हैं कि अरे बहुत ख़राब मौसम हो गया, वो चिपचिप वाली गर्मी आ गई है। आप देखिए हल्का स्टिकी फील होता है ऐसे टाइम पे जब ये बरसात के बाद में। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमिड हो गई है, हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलेगा, पसीना, अब अगर नॉर्मल होता तो वो एवापोरेट कर जाता, लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो उसको रोकेगा, तो पसीना हमारी सरफेस पे रुक जाएगा, इसीलिए कहते हैं चिपचिप वाली गर्मी शुरू हो गई। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो अब हम लोग इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि वी जनरली फील कोल्ड आफ्टर द बाथ। वी जनरली फील कोल्ड आफ्टर द बाथ। हम, जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 37 डिग्री सेल्सियस है। हम जब नहाते हैं तो पानी हम यूज करते हैं, वाटर का टेम्परेचर क्या है, ऑब्वियसली कम है। तो जब कम टेम्परेचर का पानी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हॉट हुई हमारी बॉडी और कोल्ड हुआ वाटर, तो हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है और पानी को मिलता है। जब हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है तो हमें ठंडा लगता है, इसीलिए हम ठंडा महसूस करते हैं। आप देखिए, अगर आप नॉर्मल पानी जो सप्लाई का आता है उससे नहाते हैं तो उतना ठंडा नहीं लगता है, लेकिन अगर समर्सिबल का पानी या हैंड पंप का पानी यूज करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। एक्सपोज वाटर पाइप्स में बर्स्ट ड्यूरिंग द सीवियर फ्रॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, व्हेन वाटर फ्रीजेज टू बिकम आइस, इट्स वॉल्यूम एक्सपैंड। अब पाइप में पानी है, पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है, और अब टेम्परेचर रात में क्या हुआ, सपोज कोल्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, वो -2 में पहुंच गया, -3 में पहुंच गया, तो पानी क्या करेगा, जम जाएगा। जब पानी जम जाएगा तो उसका नेचर है वो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा ही करेगा।
वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो फिर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, जगह तो थी नहीं, तो पाइप बस्ट कर जाएंगी। वाटर रिमेन्स कूल इन अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स में क्या होता है, एवापोरेशन होता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। कैसे, आप दो कंटेनर्स लीजिए, आपके पास सपोज कीजिए कि आपने दो घड़े ले लिए, एक पीतल का ले लिया और दूसरा आपने मिट्टी का घड़ा ले लिया, दोनों को आपने ढक दिया, दोनों में पानी है। अब होगा क्या कि जो पीतल वाला है इसमें कहीं से निकलने का कोई गुंजाइश रास्ता नहीं है, हीट इसकी इसके अंदर ही रहेगी। लेकिन घड़े में आपने देखा होगा जो अर्दन पॉट्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ आप पानी रखते हैं तो हल्का सा उसका फील बाहर से भी आता है, तो ये जो पोर्स के थ्रू क्या होगा, हीट को ये लॉस करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, इसकी हीट बिकॉज ऑफ द एवापोरेशन, एवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, सिंपल सा फंडा है। हमारे बॉडी से एवापोरेशन होगा तब भी हमें ठंडा लगता है। आप खेल के आइए गर्मी लगती है, पंखे के आगे आ जाइए हवा तेज चलती ठंडा लगता है, कई बार कूलर के सामने खड़े हो गए एसी के सामने और ठंडा लगता है, क्योंकि जितनी तेज एयर ब्लो करेगी उतना तेज एवापोरेशन होगा, जितना एवापोरेशन होगा उतना ठंडा आप महसूस करेंगे। तो यहाँ से ये जो पोर्स है इसके थ्रू एवापोरेशन होता रहता है, इसलिए हम ठंडा महसूस करते हैं। सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इन समर्स आफ्टर रेनफॉल द हीट इज जनरली वेरी ऑप्रेसिव। मैं बता रहा था आपको जो कि इन समर्स आफ्टर द रेनफॉल हीट इज जनरली वेरी ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मीन्स चिपचिप वाली गर्मी, वही होता है। रेनफॉल के बाद क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन रेट ऑफ एवापोरेशन को लो करता है। जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का था उसकी वजह से जो स्वेट हमारे निकला वो स्वेट एवापोरेट नहीं कर पा रहा है, वो हमारे को सरफेस पे ही रोक दे रहा है। कौन, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब सरफेस पे हमारे पास रहेगा स्वेट पसीना तो हमें ऑप्रेसिव फील होगा। आपको लिखना है कि आफ्टर समर, इन समर्स आफ्टर द रेनफॉल द atmosphere is having great humidity and humidity decreases the rate of evaporation, that is why it happens. In summer dogs hang out their tongues, it is again just for the rate of evaporation। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खेल के आए, फुटबॉल खेल के आए हम लोग, तो फुटबॉल खेलते हैं तो बहुत वर्कआउट करना होता है, पूरी बॉडी से पसीना निकलता है। लेकिन हम अगर फुटबॉल खेल के बैठ जाएं तो हाथ वाथ का पसीना जल्दी सूख जाता है, लेकिन सर का अगर आप ऐसे हाथ फेर दें तो आप देखिए इसमें ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी पसीने की। क्यों, क्योंकि ये सरफेस एक्सपोज नहीं है, बाल की वजह से सरफेस नहीं एक्सपोज है और उसका रेट ऑफ एवापोरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि सरफेस एक्सपोज होना चाहिए। तो अब डॉग्स के साथ में क्या होता है, उनके तो पूरी बॉडी पे ऐसे ही बाल होते हैं जैसे हमारे सर के ऊपर बाल हैं, तो उनका हीट लॉस नहीं हो पाता। अब वो हल्का सा भी वर्कआउट करके आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, इवन बैठे भी हैं, टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि पसीना निकलेगा निकलेगा। अब पसीना निकल नहीं पा रहा तो वो अनईजी फील करेंगे, दैट इज वाई दे हैंग आउट देयर टंग। तो टंग से क्या होता है कि रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत तेज हो जाता है। इसीलिए जब कोई डॉग दौड़ के आता है या कोई थक जाता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रखा है, तो आप देखिए वो जीभ को लटका के ऐसे करता है। क्यों, स्लाइवा उसके जीभ से गिरता है तो उससे उसकी बॉडी की हीट रिड्यूस होती है, वो कंफर्टेबल फील करता है। तो जस्ट फॉर द रेट ऑफ एवापोरेशन। टी गेट्स कूल्ड व्हेन शुगर इज एडेड टू इट, मतलब स्लाइटली डाउन हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आपके घर में आया, आपने मुझे चाय दिया, अब चाय का क्या है कि आपने प्याले में चाय निकाला केटली से, तो चाय का टेम्परेचर हो सकता है 94 डिग्री सेल्सियस हो, हमने उसमें शुगर के 2 क्यूब्स ऐड कर दिए। शुगर का टेम्परेचर क्या था, जो रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर क्या था, सपोज कीजिए रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, तो शुगर क्यूब भी 21 पे होगा। तो शुगर क्यूब 21 पे, चाय 94 पे, चाय लूज करेगी, शुगर क्यूब गेन करेगा, एक रिजल्टेंट टेम्परेचर हो सकता है 78 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो अब टेम्परेचर क्या हुआ, चाय का कम हुआ, 94 से 80 पे आया, तो इतना ही कम होगा। ये नहीं कि मतलब खोलते चाय में शुगर डाला पानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब स्लाइटली लो हो जाता है। वेट क्लॉथ्स यूजुअली ड्राई मोर क्विकली ऑन अ वार्म डे देन ऑन अ कोल्ड डे। वही सारे क्वेश्चंस, वही जो मैंने हल्का हल्का एग्जांपल आपको दिया था, वही सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि जो वेट क्लॉथ्स हैं वो वार्म डे में ज़्यादा तेजी से सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड डे, बिकॉज वार्म डे में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन तेजी से होगा, तो जल्दी सूख जाएगा। The temperature recorded by a thermometer decreases when its bulb is covered with a piece of cloth
सोक्ड इन स्पिरिट। देखिए स्पिरिट क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। सबने महसूस किया होगा, देखा होगा, स्पिरिट वो होती है जब कभी आपको इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन लगाने से पहले जो लगाते हैं ना, मजा आती है बहुत, फूंक दिया तो और अच्छा लग रहा है, और फिर जब इंजेक्शन लगता है दर्द होता है, तो वो स्पिरिट होता है। तो स्पिरिट क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वो एवापोरेशन को बहुत तेज कर देता है, इसलिए वो ठंडा लगता है। तेजी से हीट लॉस होगा तो आपको ठंडा लगेगा। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये थर्मामीटर है आपका, अब इसको आपने एक ऐसे कपड़े में रैप कर दिया जो स्पिरिट से भीगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। ठंडा होगा तो इसका जो चूंकि कैपिलरी होती है वो इसी के ऊपर एक्सपेंशन पे बेस होती है, तो ठंडा करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा, हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, ऐसे हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। इसी को अगर आप गर्म पानी में रख देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। यही तरीका होता है फीवर मीज़र करने का। हम थर्मामीटर लेते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो कैपिलरी में बढ़ जाता है, हम कहते हैं कि 102.8 है, 104.2 है, ऐसा। डैम खसखस स्क्रीन्स आर यूज टू कूल एयर इन द रूम इन हॉट ड्राई समर्स। ये पहले हुआ करता था, अभी चूंकि एसी वैसी बहुत सारे मतलब नए डिवाइसेस आ गई हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज से बहुत पहले जब नवाबों का टाइम हुआ करता था, राजाओं का टाइम होता था, आप देखिए महल वहल बनते थे, मोटी दीवारें होती थी, उसके साथ साथ खूब सारे डोर्स एंड विंडोज होते थे। तो जो खसखस स्क्रीन होती है वो क्या होती है, पहले समझिए। जैसे आपने कूलर देखा होगा, तो कूलर में ग्रास होती है, घास, और वो घास ऐसी होती है जो वाटर को थोड़ा सोक करके रखती है। उससे भी ज्यादा थिक ग्रास का एक कर्टन बना लीजिए, मतलब उसकी जो मोटाई होती है, आप समझिए मेरे हाथ के इतना मोटा होता है, ऐसा मोटा होता है वो, घास को वीविंग करके बनाते हैं। उस घास की खासियत ये होती है कि उस पानी को बहुत देर तक सोक करके, या कि सोक करके रखता है। अब क्या हुआ कि कई सारे डोर्स हैं, कई सारी विंडो हैं, उस पर वो लगा हुआ है, पानी से भिगा दिया। अब पानी का टेम्परेचर कम है, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो तुरंत जो है ज़्यादा से कम की तरफ एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो रूम ठंडा लगेगा। कुछ समय के बाद जब चूंकि वो लगातार वो डैम खसखस स्क्रीन्स को एनर्जी मिल रही है, तो वो धीरे धीरे करके ड्राई होने लगेगा। जब ड्राई होने लगेगा उसमें समय लगेगा, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2.5-3 घंटे के बाद फिर से उसको गीला कर दिया गया पानी से, तो इस तरीके से कमरा हमेशा ठंडा रहता था। तो वही उसको बोलते हैं डैम खसखस स्क्रीन्स। A person with high fever is often advised to put a wet cloth on his oblique or forehead। बड़ा कॉमन सब फंक्शन है, बहुत कॉमन सी बात है जो हर घर में देखी गई होगी। जैसे कभी हमें 103 से ऊपर जैसी फीवर आता है, वैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि पट्टियां करिए ठंडे पानी से। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एक कह सकते हैं कि हम टॉलरेट कर सकते हैं। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसीलिए जैसे ही 103 या 104 पहुंचता है, वैसे ही ठंडे पानी की पट्टियां की जाती है। क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब बर्फ़ के पानी से पट्टी रखी जाएगी माथे के ऊपर, हाथ के ऊपर पोंछा जाएगा, तो सर गर्म है, ये जो टेम्परेचर है, जो पट्टी है वो बहुत कम पे है, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे है। जब माथे पे रखेंगे तो हायर बॉडी हमारी है, लोअर है वो पट्टी जो कि ठंडे बर्फ़ के पानी से भीगी हुई है, तो हायर से लोअर की तरफ एनर्जी का फ्लो हो जाएगा और हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती जाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा फीवर होता है, जैसे 106 वगैरह पहुंच गया, तो आप देखते होंगे कई बार तो लोग शावर के नीचे बैठा देते हैं पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर को कम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बॉडी है उसमें क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे कुछ भी, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के लिए ही डिजाइंड है, और वो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता होगा कन्वर्ट करेंगे तो। अब अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो फिर जो बॉडी के ऑर्गन है उनका काम करने का तरीका बदलेगा, और अगर 106 या उससे ज़्यादा हो जाए तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनका फेलियर भी हो सकता है। आप सुनते हो कभी किडनी फेल हो गया, कभी लिवर फेल हो गया, तो ऐसे में डेथ की संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। और दूसरा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि हाउ a human body maintains a constant temperature of approximately 37 degree Celsius or 98.6 degree Fahrenheit even though the outside temperature rises up to 48 degree Celsius। क्योंकि ये बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी बनाई ही इस तरीके से गई है, ईश्वर ने बनाई है कि जैसे ही टेम्परेचर, मैं यहाँ पे हूँ, बाहर का टेम्परेचर आता है 47 डिग्री सेल्सियस, बाहर हायर पे, हमारी बॉडी लोअर पे है, एनर्जी मिलेगी, जैसे ही एनर्जी मिलेगी वैसे ही बॉडी एनर्जी क्या करेगी, बाहर कर देगी। किसके फॉर्म में?
स्वेट के फॉर्म में। इसीलिए जब गर्मी ज़्यादा होती है, आप बाहर जाते हैं 47-48 धूप में, तो पसीना ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एनर्जी बॉडी रखती जाएगी तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ठीक से काम नहीं करेंगे, तो स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आप मान लीजिए दिसंबर 31 या दिसंबर 22 की बात करिए, टेम्परेचर है इतना ठंडा, मतलब हो सकता है 7-8 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी टेम्परेचर अगर नहीं होगी तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्या होता है, हम जैकेट स्वेटर सब पहने रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस ना हो। तो ये चीज़ें भी अभी क्वेश्चन में मिलेंगी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से। और इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, एक्सप्लेन विद रीजन। बताया था मैंने आपको कि अगर हम माउंटेन्स पे खाना पका रहे हैं तो वहाँ पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो कम वेपर प्रेशर उसको इक्वलाइज कर देता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो ऐसी सब्जियां, छोले के चने, ये सब जो है नहीं पकेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पकने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैंने बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे डिस्कस किया था। हाउ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर अफेक्टेड व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू इट? तो बॉइलिंग पॉइंट में इम्प्योरिटी अगर ऐड हो रही तो क्या होता है, आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेज व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू इट। व्हाट इज एवापोरेशन? बता ही दिया था आपको। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। State 2 ways other than direct heating by which a given quantity of liquid can be made to evaporate more quickly. डायरेक्ट हीटिंग के अलावा दो तरीके बताइए जिससे कि ये रेट ऑफ एवापोरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन, और दूसरा बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस एरिया। हवा अगर तेज कर दी जाए तो भी रेट ऑफ एवापोरेशन तेज हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। Why is it not advisable to wear damp clothes? Damp clothes मतलब क्या होता है कि गीले कपड़े। डैम्प क्लोथ्स को क्या बोलते हैं? गीले कपड़े। देखिए, अगर आपने गीले कपड़े पहन रखे हैं तो क्या होगा, अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन होना चाहिए। हमने गीली टी शर्ट पहन ली, अब गीली टी शर्ट को सूखने के लिए एनर्जी चाहिए। ये चूँकि गीली टी शर्ट है, पानी से भीगी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ठंडा होगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत डाउन होगा ये, और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो हमारी बॉडी हायर पे है, ये टी शर्ट लोअर पे है, तो धीरे धीरे करके क्या करेगी, हमारी बॉडी से एनर्जी को लेती रहेगी, कौन? टी शर्ट, और धीरे धीरे सूखती रहेगी। इसीलिए गीले कपड़े अगर आप पहन के ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी, एक समय के बाद सूख जाते हैं, तो वो जो एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी से मिलती है। लेकिन आपकी बॉडी से अगर एनर्जी मिल रही है तो आपकी बॉडी का एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको काम करने में दिक्कत होगी। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमने भीग गए और हमने गीले कपड़े थोड़ी देर पहने रहे, हमको फीवर हो गया। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बॉडी अच्छे से, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल में तो मेडिकल का विषय है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम तबीयत हमारी खराब हो सकती है, इसलिए गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इम्प्योरिटीज के ऐड होने से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। मैंने बताया था, गिव वन यूज ऑफ इट, दैट इज फ्रीजिंग मिक्सचर। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो हो जाएगा, एग्जाम्पल है फ्रीजिंग मिक्सचर। What is the effect of pressure on the boiling point of a liquid? प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अगला पूछ रहा है, will the boiling point of the water at Delhi be the same or less or greater than that of Shimla? दिल्ली में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर देन शिमला होगा, क्योंकि दिल्ली प्लेन्स पे है, वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो रहा है। शिमला 7000 फीट की हाइट पे चले गए, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, वेपर कम चाहिए, जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, तो शिमला में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, दिल्ली में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द दिल्ली विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शिमला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग और एवापोरेशन, इनको लेकर के उन्होंने डिस्कस किए। तो आज का बस लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट और वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।